तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम छोटू प्रजापति है एंड मैं आज आप लोगों के सामने द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेके आया हूं। तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, छोटे मोटे कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। पहले कि इंट्रोडक्शन में आज तक हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या किया है, खोज लिया, उनके बारे में जान लिया है। मतलब 1.7 टू 1.8 को क्या कहते हैं, 17 से 18 लाख भी कर सकते हैं। तो we have identified 1.7 to 1.8 million species till now. To read and understand such large number of organism, classification is important. तो आज के टाइम पे हमने क्या किया है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को सर्च कर लिया है, खोज लिया उनके बारे में। एंड इतने बड़े अमाउंट में, डाइवर्सिटी में, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को अगर हमें स्टडीज करना है उसके बारे में, तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो उनका एक कैटेगरी हो जाएगा जिसमें हमें स्टडीज करना क्या होगा, बहुत अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन कैसे होता था। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में जो, जैसे हमारे पूर्वजों के पूर्वज भी क्या करते थे, यहाँ पे कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होता था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होता था। बस एक मिनट। हाँ, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होता था। ये बेस्ड था किस पे, उनके नीड पे, उनकी आवश्यकता के आधार पर उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। जैसे उनको आवश्यकता था घर का, मतलब सॉरी फूड का, मतलब भोजन, एंड फिर उसके बाद शेल्टर, घर, एंड क्लोथ्स मतलब कपड़े, एंड कुछ जैसे हो गए डॉग्स फॉर सिक्योरिटी, एंड बैल्स हो गए, घोड़ा हो गया, एंड म्यूल्स खच्चर हो गए, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको इसका जरूरत था। तो मतलब इट्स बाई अर्ली मैन, इट वाज नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। बेस्ड ऑन यूजेज, उनके यूजेस के, उनकी आवश्यकता के आधार पर उन्होंने अपना क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये उनका आवश्यकता था। एंड कुछ और भी हो सकता है, अगर सिक्योरिटी के लिए डॉग उन्होंने पाला, एंड दूध के लिए जो है कि गाय भैंस पाले, एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा, खच्चर, इन सब का क्या किया, उन्होंने यूज किया। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाय अरिस्टोटल साहब। तो जो फर्स्ट साइंटिफिक हमारे क्लासिफिकेशन कौन दिए, अरिस्टोटल साहब, जिसे हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु। तो प्लांट, सबसे पहले प्लांट दो टाइप के मतलब दिए। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल साहब ने दिया प्लांट के बारे में, एंड सेकेंड एनिमल्स के बारे में। प्लांट को इन्होंने क्या कहा कि प्लांट में अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब किस पे बेस्ड है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब बाहर से अपीयरेंस, देखने में कैसा अपीयरेंस उसका हो रहा है, उसी को मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हर्ब, श्रब, ट्री। तो जो हर्ब होता है, हर्ब में बहुत वुडी स्टीम नहीं होता है एंड बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं। लेकिन जो श्रब है, हर्ब के कंपेयर थोड़ा बड़ा होता है, उसमें थोड़ा वुड भी होते हैं एंड थोड़ा लार्ज भी होता है। लेकिन जो ट्री है, ट्री तो हम सब जानते हैं बहुत बड़ा है एंड बहुत वुडी स्टीम होता है। तो उस बेसिस पे क्या किया उन्होंने, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेसिस पे प्लांट को तो क्या किया उन्होंने, डिवाइड किया। हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो हर्ब जो होता है नॉन वुडी होता है, श्रब जो होता है थोड़ा वुडी होता है, एंड ट्री क्या होता है, बहुत ज्यादा वुडी होता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या था, सेकंड हमारा एनिमल्स के बारे में था। तो फर्स्ट प्लांट हो गया था हमारा, सेकंड एनिमल्स के बारे में था। तो एनिमल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो उन्होंने कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया, नहीं अरिस्टोटल साहब ने क्या किया कि प्लांट एंड एनिमल को दो भागों में बांट दिया। अगर कहें कि प्लांट को उन्होंने किसके आधार पे बांटा था कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एनिमल को उन्होंने रेड ब्लड सेल के फर्दर क्लासिफिकेशन में किया है। तो रेड ब्लड सेल में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ मतलब जो एनिमल्स हैं उनके आरबीसी के ऊपर क्या किया है, क्लासिफाई किया है कि जिसमें क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है एंड जिसमें एब्सेंट है। अगर जिसमें कहें कि प्रेजेंट है हमारा, तो उसे क्या कहेंगे, अनीमा कहेंगे, एंड जिसमें एब्सेंट है उसे क्या कहेंगे, ए से एब्सेंट एंड रेड ब्लड सेल एब्सेंट, एंड ई से क्या होगा,
हमारा रेड ब्लड सेल प्रेजेंट। मतलब जो क्या किया इन्होंने अरिस्टोटल साहब ने कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स को उन्होंने दो भागों में बांट दिया कि जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है एंड जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। जिसमें प्रेजेंट है उसे इनेमा कहेंगे और जिसमें एब्सेंट है उसमें उसको अनीमा कहेंगे। तो अनीमा हमारा क्या हो गया, जिसमें रेड ब्लड सेल क्या है, एब्सेंट है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा इनेमा है रेड ब्लड सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड अब बात आता है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने, भाई कैरोलस लीनियस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। तो जो इनका मेन क्राइटेरिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, प्रेजेंट आर एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के प्रेजेंट या एब्सेंट के ऊपर इन्होंने क्या किया, क्लासीफाई किया। जो कैरोलस लीनियस साहब थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दे दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल वॉल एब्सेंट आर प्रेजेंट। तो अगर प्लांट के बारे में देखें, प्लांट में जिसमें सेल वॉल क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फंगी में भी होता है, क्राइजोफाइट में भी होता है, डाइनोफ्लेजलेट में भी होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और भी जैसे सेल वॉल। तो प्रेजेंट प्लांट के बारे में देखेंगे तो सेल वॉल प्रेजेंट किसमें होता है, आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, यू बैक्टीरिया में, फंगी में, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए प्लांट के कैटेगरी में रखा जाता है। एंड बात रहा एनिमल्स को, एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स को उन्होंने किस में बांटा था कि एनिमल्स में सेल वॉल पाया जाता है कि नहीं। तो हमारा क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया एंड इंसेक्ट हो गया एंड मेमल्स हो गया। तो मेमल्स भाई ऑब्वियस हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है। अगर सेल वॉल होता तो रोड पे चलते चलते सेट का बटन खोले, ऐसे कर लिए 5 मिनट और क्या हुआ, पूरा एकदम भोजन से लपालप हो गए एकदम। कोई भोजन का रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ फूड का रिक्वायरमेंट नहीं, बस उसी तरह घूम रहे आराम से दिन भर। तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर क्या है, प्रोटोजोआ एंड इंसेक्ट्स एंड मेमल्स, क्या इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है हमारे केस में। अब भैया यहाँ पे क्या होता है कि दुनिया का एक रीति होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी साइंटिफिक अगर कोई अपना थियरी प्रपोज करता है, लोगों के बीच में, तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो पीछे से उसका टांग खींचते हैं। यहाँ पर भी हुआ, जो सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे लीनियस साहब ने दिया था, उसमें भी क्या हुआ, ड्रॉबैक लग गए। ड्रॉबैक मतलब वो नहीं कि स्कूल में फेल हो गए तो ड्रॉबैक लग गया। तो ड्रॉबैक में क्या होता है, इसमें मतलब उसके डिसएडवांटेज को ड्रॉबैक कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। मतलब प्रोकार्योटिक मतलब यूनिसेलुलर जैसे मोनेरा हो गया, यूनिसेलुलर एंड यूकार्योटिक में मतलब यूकार्योटिक में हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। तो उस सिस्टम में क्या किया गया, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल पे क्या किया, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि जो यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक को दोनों एक ही कैटेगरी में रख दिया गया, क्योंकि जिसमें अगर जो मल्टी सेलुलर है और जो यूनिसेलुलर है दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। क्या किया गया, एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। ए बी एक ड्रॉबैक एंड सेकंड ड्रॉबैक, इट केप्ट टुगेदर यूनिसेलुलर विथ मल्टी सेलुलर। वही बात आ गया कि प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर प्लांट को क्या किया गया, एक साथ रख दिया गया है यहाँ पे। एंड इट केप्ट टुगेदर हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म टुगेदर। तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये क्या करते हैं, अपने खुद कुछ काम नहीं करते, बस दूसरों के कनपटी की बंदूक सटा के क्या करते हैं, उनका खाना छीन के खा जाते हैं। मतलब हेटेरोट्रॉपिक का मतलब अपने आप भोजन नहीं बनाते, किसी दूसरे पे डिपेंड कर दे फॉर द फूड। एंड जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं बेचारे भोले भाले सीधे साधे होते हैं, अपना खुद खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉपिक ऐसा नहीं होता है, जैसे फंगी हो गया, क्या हो गया, ये दूसरे पे डिपेंड करता है फॉर द फूड, अपने भोजन के लिए। एंड अगर बात करें कि सिंपल ड्रॉबैक में क्या रहा, तो ड्रॉबैक में उन्होंने क्या किया, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक को क्या किया, एक साथ रख दिया गया। जो इम्पॉसिबल क्या कर सकते हैं कि अगर मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के साथ रहेगा तो उसमें दिक्कत होगी। एंड यहाँ पे क्या है, हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक को भी एक साथ रख दिया गया। एंड फिर हमारा नोट्स 2.25 करोड़ का ये नोट है, इसको आराम से देखिएगा एकदम मस्त से। तो सम ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोप्लाज्मा लैक्ड सेल वॉल बट केप्ड विद इन बैक्टीरिया। मतलब
कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा के पास क्या है, सेल वाल नहीं है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं है। अभी माइकोप्लाज्मा को आगे पूरा इसका जो टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वाल एब्सेंट होता है, लेकिन इसको कहाँ रख दिया गया, इसको रख दिया गया बैक्टीरिया के साथ। सम ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोप्लाज्मा लैक सेल वाल बट केप्ड विथ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भाई सेल वाल से लेस होता है, एकदम बैक्टीरिया सेल वाल से लेस होता है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया के साथ रख दिया गया। एंड अब यहाँ पे ड्रॉबैक खत्म हो गया इनका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक, आउटोट्रॉपिक एंड माइकोप्लाज्मा विद द बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारा ड्रॉबैक खत्म हो गया। अगर बात करें थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैकल साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। थर्ड किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। एंड जो फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किसने दिया था, ये दिए थे और इंट्रोड्यूस मोनेरा। मोनेरा को इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। मोनेरा के बारे में क्या किया था, पढ़ाया था। अब फाइनली हमारा फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया। एक मिनट, तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कहा गया, क्योंकि इसमें जो मेन क्राइटेरिया था, सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप था। तो अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर में, तो पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, आर.एच. विटेकर साहब 1969 में। आर.एच. विटेकर साहब 1969 में क्या किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस किंगडम फंगी, जिसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगर बात करें सेल स्ट्रक्चर में तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मान लेते हैं मोनेरा, यूकैरियोटिक में हमारे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया आ गए। मतलब जो इनिशियली एक किंगडम होता है मोनेरा को हमने क्या किया, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में रख दिया। एंड जो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये चारों क्या है, हमारे यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, सॉरी स्ट्रक्चर में देखिए, तो स्ट्रक्चर में हमारा प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक, क्योंकि इसका जो बनावट है क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है मल्टी सेलुलर होता है। तो इसमें क्या आ गया, सेल स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। सेल स्ट्रक्चर में हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आ गया। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे, अगर सेलुलर लेवल पे है, सेलुलर लेवल, मल्टी सेलुलर लेवल लेवल एंड टिश्यू लेवल, फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में होता है, एनिमल्स में बस क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। एनिमल्स में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बस एनिमल्स में होता है। अगर बात करें कि ऑर्गन्स लेवल प्लांट में होता है, एंड जो मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू किस में होता है, फंगी में होता है। फंगी में जो होता है कि हमारा मल्टी सेलुलर एंड क्या होता है, लूज टिश्यू होता है हमारा फंगी में। अगर हम बात करें कि यूनिसेलुलर या सेलुलर किस में होता है हमारा, सेलुलर किस में होता है हमारा, मोनेरा कह सकते हैं, मोनेरा क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक में आता है, जो क्या होता है, यूनिसेलुलर सेलुलर होता है। एंड अगर बात करें मल्टी सेलुलर, फंगी में आता है, लूज टिश्यू या मल्टी सेलुलर फंगी में आता है। अगर ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन हमारा प्लांट में आता है। एंड जो ऑर्गन सिस्टम होता है किस में पाया जाता है, सॉरी यही तो यहाँ लिख दिया है, एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है कि लूज टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, तो इस पे भी क्या क्लासिफाई किए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो थर्ड हमारा आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि हेटेरोट्रॉपिक है या आउटोट्रॉपिक है, खुद खाना बना लेता है या किसी और पे डिपेंड करता है। तो आउटोट्रॉपिक मतलब खुद खाना बना लेता है, एंड हेटेरोट्रॉपिक क्या करता है, किसी और पे डिपेंड होता है फॉर द आवर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। किस पे डिपेंड करता है, किसी और। जैसे हमारा इसका एक मस्त एग्जांपल है, जो क्या है हमारा एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है फंगी क्या है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है हेटेरोट्रॉपिक का, क्योंकि फंगी अपने से खाना नहीं बनाता है, हमेशा क्या करता है, दूसरे पे डिपेंड करता है फॉर द फूड के लिए। एंड जो हमारा फोर्थ वन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट में कुछ हायर प्लांट में देखे जाते हैं, हायर प्लांट एंड एनिमल,
हायर प्लांट एंड, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट एंड एनिमल्स में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं? हायर प्लांट एंड एनिमल्स में देखे जाते हैं। एंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा जाता है? जैसे लोअर हो गए, मोनेरा हो गया, मोनेरा रिप्रोडक्शन में अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एंड अब जो हमारा 5 लास्ट है, क्या है? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई वो प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब है कि हम अपने पूर्वज से कितने मिलते जुलते थे। पूर्वज मतलब एंसेस्टर, हम अपने एंसेस्टर से कितने मिलते जुलते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कितने हम अपने पूर्वज से मतलब इवैल्यूएट हुए, कितने विकसित हुए, एंड क्या सिमिलरिटीज थी हमसे और हमारे पूर्वज में। तो ये क्या हो गया? हमारा फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशन। अब इसी में क्या करेंगे? अब इसी में नोट डाल के देखेंगे कि इन ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट एंड एनिमल्स kingdoms were constant but organism within them kept on changing due to change in criteria of classification। तो नोट में क्या है? सिंपल भाषा में कह दे कि प्लांट एंड एनिमल्स हर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या रहे? कांस्टेंट रहे। चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे योगी जी आ जाए, प्लांट एंड एनिमल्स को कोई हिला नहीं सकता है। हर किंगडम में क्या है? कांस्टेंट है। बट अगर कोई प्लांट काटे, फॉरेस्ट काटे, तो उस केस में नहीं कहा जा सकता है। बट प्लांट एंड एनिमल्स इन द केस ऑफ किंगडम, चाहे 1 किंगडम टू 5 किंगडम 6 किंगडम, सभी में क्या है? हमारा प्लांट एंड एनिमल्स कांस्टेंट है। बट ऑर्गेनिज्म चेंज हो रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ बिहेवियर, कुछ ऐसा उनका क्राइटेरिया जो उन्हें यहाँ से उठा के वहां पटक दे रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म लेवल है चेंज होते जा रहे हैं, क्राइटेरिया उनका क्लासिफिकेशन चेंज हो जा रहा है। एंड जो ऑर्गेनिज्म है फर्दर फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि वो कहीं और चले जाएं, मतलब एक किंगडम से दूसरे किंगडम में चले जाएं, क्योंकि अगर एक कैरेक्टर उनका दूसरे कैरेक्टर से मिल रहा है तो उनको इसमें से उठा के यहाँ पटक दिया जा रहा है। एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। किसने दिया था? कार्ल वुज साहब ने। 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? कार्ल वुज साहब ने दिया था। एंड इसमें मोनेरा को उन्होंने क्या किया? यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में तोड़ डाला। मोनेरा को यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में इन्हें क्या किया? तोड़ दिया। 3 डोमेन इंस्टीट्यूट कहा जाता है। किसके क्राइटेरिया पे, किसके बेसिस पे? 16S RNA। 16S मतलब यहाँ पे S क्या है? सिडबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। किसके लिए यूज होता है? मेजरमेंट करने के लिए। 16 यहाँ पे क्या है? क्रोमोसोम नंबर है, 16 क्रोमोसोम नंबर। एंड जो S है सिडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, जो यूनिट मेजरमेंट के लिए काम आता है। एंड R राइबोसोमल RNA है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। 16SR RNA है यहाँ पे। तो जो मोनेरा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किए थे कार्ल वुज साहब? तो क्राइटेरिया क्या था? 16S RNA, 16SR RNA के बेसिस पे क्या किए इन्होंने? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब यहाँ पे हम लास्ट ऑल ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट आ गया मोनेरा, फिर सेकंड प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, को टोटल 5 है। तो जो मोनेरा है, मोनेरा को क्या कहा जाता है? मोनेरा को प्रोकार्योटिक कहा जाता है, प्रोकार्योटिक कहा जाता है। एंड इन सबको, इन चारों को क्या कहा जाता है? यूकार्योटिक, यूकार्योटिक कहा जाता है, यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक। जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, तो कल हम पहले मोनेरा किंगडम को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इसके जो माइकोप्लाज्मा सब होते हैं सबको देखेंगे। इसमें मोनेरा में जितने भी टॉपिक आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबको देखेंगे। एंड प्रोटिस्टा फिर देखेंगे, फिर फंगी देखेंगे, फिर प्लांटी देखेंगे, फिर सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को देखेंगे। सबसे सिंपल मोनेरा है, फिर सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो ऊपर क्या है? कॉम्प्लेक्स है, सॉरी ऊपर क्या है? इजीएस्ट है, इजीएस्ट जो है कि हमारा किंगडम है। नीचे क्या है? कॉम्प्लेक्स जो है कि कॉम्प्लेक्स किंगडम है। तो सबको देखेंगे कल। यहाँ पे मोनेरा स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इंट्रोडक्शन एंड कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम थे कि 5, 6, 2, 3, 1 जो किंगडम क्लासिफिकेशन थे, कौन दिया, कैसे दिया, किसके बेसिस पे दिया। तो ये हमारा कंप्लीट है, इसे मान लेते हैं 1 लेक्चर। तो अगर सॉरी सेकेंड लेक्चर जो आएगा हमारा ये जो मोनेरा किंगडम है इसके बेसिस पे आएगा। तो अगले लेक्चर को भी देखिएगा। एंड अगर मैं गारंटी देता हूं
कि बोर्ड एज वेल एज नीट लेवल बहुत हाई है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग किसी भी मॉड्यूल से या किसी भी कोचिंग के नोट से देखेंगे तो एज टीज इतना अच्छा कंटेंट है कि नीट का पीवाईक्यू भी लग जाएगा एंड इससे बोर्ड के भी क्या होंगे, सभी थियरी बन रहे होंगे अगर आप लगाएंगे तो थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, किसके साथ? मुनेरा किंगडम के साथ। ठीक।